आइए करते हैं हमारे सेकेंड नंबर सेशन में स्टार्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन चेक करेंगे किसके बारे में, सोगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले आप लोगों का जो एग्जाम पेपर आता है, सबसे पहले हमको टेंशन रहती है कि पेपर कैसे सोल्व किया जाए, पेपर को कैसे परफॉर्म किया जाए, पेपर कैसे सोल्व किया जाए, दिमाग में क्या होना चाहिए। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में आता कितना है। तो पेपर में क्या क्या आता है मेरे बच्चे, पेपर में आप लोगों के अप्रोक्स पिछले 3 अटेम्प्ट का अगर देखा जाए तो आपके पेपर में 6 क्वेश्चन ही आते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे। 6 क्वेश्चन कैसे आते हैं, 6 क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा कौन सा होगा, जिसके 3 पार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो केस बेस होगा, दूसरा होगा कंपनी एक्ट का जो केस बेस होगा, और पार्टनरशिप का 6 नंबर का क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट होगा। अच्छा, इसमें 6 नंबर में ऐसा भी हो सकता है 3-3 नंबर के आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको सोगा मिलेगा जनरली केस बेस, और बाकी कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट का आपको मिलने वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर तीसरे क्वेश्चन में पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, और चौथे क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इस तरह से आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन पैटर्न है। मेरा बताने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा जाना चाहिए। तो उसमें अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है, और दूसरे में सोगा भी आ गया। तो मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा, ये 3 तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये आपके स्ट्रांग है तो 2 क्वेश्चन तो आपके शानदार हो रहे हैं। उसके बाद अपना साइकोलॉजी का इंपैक्ट ऐसा होता है कि अपन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और डीमोटिवेट फील नहीं करते स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर अच्छे हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना। अगर आप एग्जाम व्यू से पैटर्न देखना चाहे कि हमको पहले कौन सा चैप्टर देखना चाहिए, तो अप्रोक्स 120 नंबर का पेपर आता है जिसमें से 100 नंबर का अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिवीजन के समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए, फिर नंबर के अकॉर्डिंग जैसे कंपनीज एक्ट और सोगा पढ़ना चाहिए, फिर आप लोगों को एनआई और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना चाहिए, और लास्ट में एलएलपी और आईआरएफ का करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को 1 शॉट में क्लियर होना है। चलो, वक्त को जाया ना करते हुए सीधा हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ चलते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम 50 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने 52 क्वेश्चंस करे थे, आज भी हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं 2 चैप्टर्स के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबको पता है, उसके बारे में सीधा ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मिस्टर बी मेक अ प्रपोजल टू मिस्टर एस बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। अपना मकान बेचने का क्या दिया है मेरे बच्चे, प्रपोजल। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर बी प्रपोजल देता है एस को बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख। एक बार थोड़ा रफली बना लेते, क्या है, क्या लिखा हुआ है, बी किसको बोलता है मेरे बच्चे, एस को, कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूं। कितने रुपए में बेचना चाहता हूं, 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। और उसके पास लेटर कब पोस्ट कर दिया, 10 अप्रैल 2020 को। फिर मैंने लेटर भिजवाया कौन सी तारीख को, 10 अप्रैल को भिजवाया। कब भिजवाया मेरे बच्चे, 10 अप्रैल को भिजवाया। लेकिन सामने वाले के पास लेटर कब पहुंचा, 12 अप्रैल। ठीक है, एस के पास रीच हुआ 12 अप्रैल 2020, और उसने रीड किया, उस लेटर को रीड किया 13 अप्रैल 2020। फिर एस ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, एस ने अपनी क्या दी है मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस दी। और एक्सेप्टेंस कब दी, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को एक्सेप्टेंस दे दी मेरे बच्चे। द लेटर रीच
ठीक है, इसके पास एक्सेप्टेंस का लेटर कब रीच हुआ? 20 अप्रैल। फिर 17 अप्रैल को इसने अपना माइंड सेट किया और टेलीग्राम से एक और लेटर भेज दिया। किस तारीख को? 17 अप्रैल को। ठीक है, कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस क्या करता हूं? विड्रॉ। टेलीग्राम उसके पास रीच हुआ। रीच कब? 19 तारीख को। बहुत बढ़िया, यानी कि विड्रॉवल का लेटर पहले पहुंच रहा है। ये विड्रॉवल का लेटर है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करता हूं, ये पहले पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑफर कब कंप्लीट होगा? तो बेटा ध्यान रखना, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने मन की बात बताता है ताकि सामने वाला उसके ऊपर क्या दे दे? अपनी हाँ। तो वो ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाला क्या कर लेता है? पढ़ लेता है। पढ़ने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम रीच देखेंगे फिर। ठीक है, तो इसने पढ़ा कब? 13 अप्रैल। तो ये ऑफर कब कंप्लीट होगा मेरे बच्चे? 13 अप्रैल को। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है क्या? नहीं। सुनना, एक्सेप्टेंस पहुंची कब? 20 अप्रैल। लेकिन उससे पहले विड्रॉवल का लेटर पहुंच चुका है, यानी कि एक्सेप्टेंस क्या हो चुकी है? विड्रॉ। क्या यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं, यहां पे एक्सेप्टेंस क्या हो चुकी है? विड्रॉ। विड्रॉ हो चुकी है क्योंकि उसका लेटर पहले पहुंचा है। क्या होगा यदि रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस का लेटर दोनों साथ में पहुंचे? मतलब 20 तारीख को एक्सेप्टेंस का भी लेटर पहुंचा, 20 तारीख को विड्रॉवल का भी लेटर पहुंचा, तो उस केस में जिस पत्र को वो पहले पढ़ेगा वो वैलिड होगा। अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले खोला, ठीक है, और अगर विड्रॉवल का पहले खोला, तो दोनों एस्पेक्ट्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो अपने फायदे की ही बात बोलेगा, बुकिश लैंग्वेज है इसलिए वही बोलना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर जॉब एज प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड टू अपॉइंट हिम। स्कूल वालों ने बोला कि उसने अप्लाई करा, मेरे को प्रिंसिपल बनना है। स्कूल वालों ने आपस में डिसाइड करके हाँ बोल दिया, लेकिन स्कूल वाले ने उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन, सुनना, पार्थ ने अप्लाई करा स्कूल में कि मुझे क्या बनना है? प्रिंसिपल, और उसकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है, लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं हुई। लेकिन स्कूल का ही एक बंदा जो उसका दोस्त था वो उसको कम्युनिकेट कर देता है, ऑफिशियली नहीं, ऐसे ही उसको कम्युनिकेट, जबकि उसने ऑफर किसको दिया? स्कूल। एक्सेप्टेंस की भी किसकी आनी चाहिए? कम्युनिकेट भी कौन करेगा? स्कूल, या स्कूल का ऑथोराइज एजेंट, या जो उसको लीगली ऑथोराइज। तो यहाँ पे क्या उसका अपॉइंटमेंट हो गया क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आपको बताना है कि एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है। एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड, जहां अटको बोल देना, डाउट क्लियर कर देना, अपन सोल्व कर देंगे। एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुम मेरे ऊपर केस नहीं करना। क्या ऐसा पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं? नहीं। आप किसी की लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि केस करने के राइट को, लीगल प्रोसीडिंग के राइट को विदहोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप विदहोल्ड करते हो तो ऐसे एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे? वॉइड। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा मेरे बच्चे? वॉइड। ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 कोर्ट है, एक मिनट, टू कोर्ट्स हैड जुरिडिक्शन टू ट्राई अ सूट, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो केस करने के लिए 2 कोर्ट का जुरिडिक्शन था। तो उन्होंने लिख दिया एग्रीमेंट में कि हम इन दोनों में से किसी एक में केस करेंगे। इसके यहाँ केस, इस वाली कोर्ट में केस नहीं करेंगे, सिर्फ कहां केस करेंगे? इज इट वैलिड और वॉइड? वैलिड। लेकिन अपन तो यहां पे किसी को केस करने से रोक रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रोक नहीं रहे, हम पार्शली रोक रहे हैं। समझ में आया? तो ये चलेगा, हम पूरी तरीके से उसके राइट को नहीं छीन रहे। आया? अच्छा, यहां पे ऐसा होता
कि एग्रीमेंट में लिखा होता कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जैसे गांव में पंचायत होती है कि दो पक्षकारों को सुनेगा और सुनने के बाद ऑर्डर पास कर देगा, मतलब सेटलमेंट करवा देगा दोनों के बीच में। तो हमने बोला कहां जाएंगे, क्या होगा, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। क्या ये पॉइंट वैलिड है? क्या एग्रीमेंट वैलिड होगा? यस, ये एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है वहां पे कि आप आर्बिट्रेटर के पास डिस्प्यूट, आप पूरी तरीके से नहीं रोक रहे, एक रास्ता तो छोड़ रहे हो आप, ठीक है। मिसेस प्रिया पे अ सम ऑफ ₹10,000 टू द मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव। ओ हो, अपनी बेटी की शादी के जो होने वाला दूल्हा है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैरिज ब्यूरो को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है? वैलिड है कि वॉइड है? इट इज लॉफुल और अनलॉफुल? लॉफुल, वैलिड। हम किसी को शादी करने से रोक तो ना रहे हैं, हम तो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और वो तो यार बेटी की शादी है तो लड़के की तो इंफॉर्मेशन निकालनी बनती भी है। भारत एग्री विद जॉन टू सेल हिज व्हाइट बुल अननोन टू द बोथ ऑफ द पार्टी, द बुल वॉज। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कौन सा एग्रीमेंट हो जाएगा? रीजन बताओ। इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा रीजन बायलैटरल मिस्टेक। कौन सा आ जाएगा सर? कौन सा लिखें बेटा? जब भी आ जाए अननोन टू द बोथ द पार्टीज तो हमको क्या लिखना है? बायलैटरल मिस्टेक। दोनों पार्टीज की क्या है? मिस्टेक। दोनों पार्टीज की क्या है? दोनों पार्टीज की क्या है मेरे बच्चे? तो बायलैटरल मिस्टेक में हमेशा एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। लेकिन आप सेफर साइड पे इम्पॉसिबिलिटी भी लिख के आ जाना, इम्पॉसिबिलिटी भी लिख के आ जाना, और आप लोग बायलैटरल मिस्टेक भी लिख के आना। बट फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू बायलैटरल मिस्टेक, और सेकंड प्रेफरेंस आप दोनों लिख के आएंगे कि ड्यू टू बोथ द रीजंस ये एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। क्या होता है मेरे बच्चे? वॉइड। बोलो आया। चलो एक थोड़ा सा डाउट पूछता हूं, बायलैटरल मिस्टेक में भी किस चीज की मिस्टेक है? याद है बहुत सारे पॉइंट्स है, सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी, क्वांटिटी, एग्जिस्टेंस। किसको लेकर है? कि सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस ही। तो बायलैटरल में भी कौन सा लग गया? बायलैटरल में दो चीजें थी मेरे बच्चे, उसमें भी एक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस था और एक वो सब्जेक्ट मैटर का था। तो उसमें एग्जिस्टेंस, ब्रांड, क्वालिटी, क्वांटिटी, बहुत सारे पॉइंट थे। तो कौन सा लग रहा है यहाँ पे? एग्जिस्टेंस लग रहा है सब्जेक्ट मैटर का, ठीक है। ऋषभ सेल द गुडविल ऑफ ए शॉप, अपनी दुकान की गुडविल बेचता है ओमकार। गुडविल देखते ही सेक्शन नंबर 27 ध्यान में आ जाता है, ठीक है। प्रॉमिस नॉट टू कैरी ऑन, अच्छा अपन किसी से बिजनेस खरीद रहे हैं, चलो मैं बेच रहा हूं, अपना बिजनेस बेच रहा हूं गुडविल के साथ। किसके साथ? गुडविल के साथ, कि भाई मैं देखो अपना बिजनेस बेच रहा हूं गुडविल के साथ। अब सामने वाले ने मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सर ये सेम नाम आप यूज मत करना और सेम बिजनेस आप इतने एरिया में कर, तो इसने तो मेरे को व्यापार करने से रोक दिया। क्या वो रोक सकता है? वैसे तो हम व्यापार करने से रोक नहीं सकते, बिजनेस करने से, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का कोई एग्रीमेंट करते तो हमेशा क्या होता है? वॉइड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन, क्या क्या एक्सेप्शन? कि आप गुडविल के साथ बेचते हो तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना वैलिड है। एक पार्टनरशिप में पार्टनर काम कर रहा है तो ऑनगोइंग पार्टनर को सिमिलर बिजनेस से रोकने का एग्रीमेंट करेंगे तो वो भी क्या है? वैलिड है। तो यहां पे क्या रोक सकते हैं? क्या उसको रोक सकते हैं क्या? हाँ रोक सकते हैं। एग्रीमेंट वैलिड की वॉइड? एग्रीमेंट वैलिड की वॉइड, ठीक है, जोर से बोलो ना। अब प्रॉपर्टी वर्थ ₹2 लाख वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड जस्ट 25,000। 2 लाख की प्रॉपर्टी कितने में बेच रहे हैं? 25,000 में। लेकिन किसको बेच रहे हैं? क्या एग्रीमेंट वैलिड है? अनसाउंड के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होगा? अच्छा यहां पे अनसाउंड नहीं होता, वैलिड हो जाता है। लेकिन कंसीडरेशन तो इनएडिकेट है, 2 लाख रुपए की चीज 25 में बेच रहे हैं, यहां पे तो कंसीडरेशन इनएडिकेट है। तो भी कंसीडरेशन अगर इनएडिकेट है तो भी क्या होगा? लेकिन वहां पे अपन को एक लाइन लिखनी पड़ती है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर कंसीडरेशन इनएडिकेट है, क्या है? कंसीडरेशन इनएडिकेट है और उसके साथ फ्री कंसेंट है तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल। क्या हो जाएगा?
सबको पता है फ्री कंसेंट नहीं होता तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, तो यहां पे अनसाउंड माइंड लिखा हुआ है तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, वॉइड। क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। सीए सार्थक जैन, उन्होंने इंटीरियर का वर्क करवाया अपने ऑफिस में, उन्होंने कांटेक्ट किया इंटीरियर वाले के साथ, उन्होंने बोला मैं 31 जनवरी तक काम कंप्लीट कर देंगे। 31 जनवरी को सिर्फ 20 से 30% ही काम कंप्लीट हुआ है, वो अब एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहते हैं। तो इंटीरियर वालों ने सार्थक जैन के ऊपर केस कर दिया कि हमें हमारा पैसा दिया जाए। सार्थक जैन ने आर्ग्यूमेंट किया कि यहाँ पे काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है और इसने काम 31 जनवरी तक कंप्लीट नहीं किया है और इसने जितना भी काम किया है मेरे लिए कोई यूज का है भी नहीं, इतना काम मेरे यूज का नहीं है। तो बताइए सार्थक जैन इज लायबल टू पे द कॉस्ट, क्या इंटीरियर वाले को सार्थक जैन पेमेंट करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे, रीजन बताओ। सुनना, अगर टाइम एसेंस है तो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, कंप्लीट। अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वो सामने वाला चाहे तो उसके ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। तो अगर वो बोलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और दूसरा, इसको पेमेंट करना होता यदि कुछ इसको बेनिफिट हुआ होता। इसमें लाइन लिखी हुई है 20 से 30% काम हुआ है, लेकिन वो काम इसके कुछ काम का, अगर इसके कुछ काम का होता तो वो बेनिफिट देना पड़ता, लेकिन इसके कुछ काम को, लाइन लिखी हुई है इसके कुछ काम का, तो यहां पे तो कुछ उसको पे करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, रोहन 17 साल का है, यानी कि कौन है मेरे बच्चे, माइनर है। मोबाइल परचेस किया 25,000 का ऑनलाइन क्लासेस के लिए, यानी कि नेसेसिटी। माइनर को नेसेसिटी की चीज देते हैं और उधार में लिया है, तो ध्यान रखना माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन नेसेसिटी की चीज दी है तो उसकी प्रॉपर्टी में से उसका पैसा वसूल, तो उसके पास कितने का कैश बैलेंस अवेलेबल है, 15,000, तो उसमें से कितना वसूल कर सकते हैं, सिर्फ 15,000। इससे ज्यादा वसूल क्या इसके पेरेंट्स से रिमेनिंग अमाउंट वसूल कर सकते हैं क्या, नहीं। सिमिलर क्वेश्चन है नीचे, एक बार आप लोग बाद में रीड करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन, माइनर से रिलेटेड। नेक्स्ट चलो ये पढ़ो अब। रामलाल बिरला एक बड़ा बिजनेसमैन पुणे का, जिसके 2 बच्चे हैं और एक शादीशुदा बेटी है। उसने गिफ्ट देने का वादा किया अपनी डॉटर को, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, ध्यान आता है गिफ्ट, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ही कॉल हिज लॉयर, उसने लॉयर को बुलाया। राइटिंग में डॉक्यूमेंट, अगर अपन किसी को गिफ्ट देते हैं तो राइटिंग में एग्रीमेंट करना चाहिए क्या, राइटिंग में एग्रीमेंट करना चाहिए क्या। ये कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कंसीडरेशन में, कंसीडरेशन में वो एक्सेप्शन वाले केसेस याद है, सेक्शन कोई बताएगा, वेरी गुड वेरी गुड, सेक्शन भी बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे आप लोग गिफ्ट देखते गिफ्ट के पीछे पड़ जाते हो, अगर वहां पे आपने फोकस से पढ़ा हो और बुक है निकाल लो, वहां पे एक्सेप्शन देखना, वहां पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड गिफ्ट, देखो फटाफट निकालो क्या लिखा हुआ है वहां पे, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट इज एक्सेप्शन ऑफ कंसीडरेशन, देन एग्रीमेंट इज वैलिड। ध्यान रखना कंप्लीटेड गिफ्ट होगा तो एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट देने का प्रॉमिस नहीं, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट दे दिया तो जाके वो एक्सेप्शन बनेगा, और एक्सेप्शन बनेगा तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड। क्योंकि हमको पता है कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन कंसीडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा उन एक्सेप्शन में। लेकिन एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दे दिया हो, लेकिन यहां पे तो हुआ ही नहीं है। फिर इसमें एक और पॉइंट लग जाएगा, पहला पॉइंट एक्सेप्शन का, लव एंड अफेक्शन।
क्या बेटी के साथ लव एंड अफेक्शन होता है? यस। तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस, राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या राइटिंग में होने जा रहा है? हाँ, तो इसलिए गिफ्ट वाला पॉइंट नहीं लिखना है, इसमें फंस जाएंगे अपन। यहाँ पे लव एंड अफेक्शन लिखना है। तो पहला लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग में डॉक्यूमेंट है। तीसरी कंडीशन, उसके बाद उस एग्रीमेंट का क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। देखो पहले पॉइंट में देखो, एक तो लव एंड अफेक्शन, दूसरा क्या होना चाहिए? रिटर्न में डॉक्यूमेंट, और तीसरा क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? क्या होना चाहिए? उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन। क्या होना चाहिए? वो रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए, यानी कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। देखो गिफ्ट बोलते बोलते कहां आके फंसा दिया। तो गिफ्ट नहीं लिखना है इसमें, गिफ्ट में तो अपन और फंस जाएंगे। चलो नेक्स्ट। एक्स ने प्रॉमिस किया 10,000 रुपए का, कि मैं टेम्पल की रिपेयरिंग का प्रॉमिस करता हूं कि 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन एक्स अब मना करता है कि मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा। क्या ट्रस्टी इससे वसूल कर सकता है? तो सुनना, इसमें भी कंडीशन, अगर ट्रस्टी ने मंदिर का काम करवाना चालू कर दिया है तो वो पैसा वसूल, लेकिन उसने मंदिर का काम करवाना चालू तो वो पैसा रिकवर। तो मतलब मंदिर का काम चालू होने से पहले अपन मना, लेकिन उसके बाद मना, तो बेटा इंकर द लाइबिलिटी। ध्यान रखना, यही पॉइंट है एक्सेप्शन में अंडरलाइन करने के लिए। लव एंड अफेक्शन में रजिस्टर्ड, वहां क्वेश्चन बनेगा, करते जाना बेटा, और पेज भी फोल्ड कर देना। 100% उन एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आना है। एक लव एंड अफेक्शन में रजिस्टर्ड, दूसरा कंप्लीटेड गिफ्ट, साइड में लिख देना नॉट प्रॉमिस, और चैरिटी के अंदर लिखना मेरे बच्चे इंकर लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी इंकर हो गई, लाइबिलिटी क्या हो गई मेरे बच्चे? अरे बोलो ना, लाइबिलिटी इंकर हो गई तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप मना, तो इफ दे हैव नो इंकर लाइबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी इंकर, तो क्या वसूल कर सकता है? अरे बोलो ना। और अगर लाइबिलिटी इंकर हो गई, लाइबिलिटी इंकर हो गई मेरे बच्चे, लाइबिलिटी इंकर, तो ट्रस्टी पैसा मांग सकता है। बोलो इसमें कोई डाउट? बोलो इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लिया जाए बेटा, सिमिलर क्वेश्चन पढ़ लिया जाए एक बार। श्री शिवाय टेम्पल ट्रस्ट, जल्दी से बोला जाए आंसर। जल्दी से बोला जाए आंसर। क्या लाइबिलिटी इंकर हो गई है? क्या लाइबिलिटी इंकर? तो फिर पैसा, वेरी गुड, ये आंसर ये रहा। बढ़ाया क्यों? तो क्योंकि मैंने बोला। बढ़ाया क्यों? क्योंकि मैंने बोला मैं भी डोनेशन दे रहा हूं, अब और अच्छा करो। डन मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट। एक्स प्रॉमिस करता है गिफ्ट देने का अपनी पड़ोसन को, लेकिन क्या करता है? तो पड़ोसन बदले में क्या करेगी? कुछ नहीं। तो यहां पे कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, तो एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड। लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है किसी को गिफ्ट देते हो तो वो उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वहां पे गिफ्ट कौन सा होना चाहिए? कंप्लीटेड। गिफ्ट दे दिया हो, देने वाले हो नहीं, तो यहां पे प्रॉमिस है तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। ध्यान रखना, यहां पर लिखा होता कि हमने दे दिया, पड़ोसन को दे दिया, भले वो पड़ोसन बदले में कुछ ना दे, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड।
क्या रहेगा? लेकिन आप प्रॉमिस करते हो पड़ोसन को देने का 50,000 रुपए गिफ्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है, ये कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक्स ने धमकी दी वाई को, अरे बाप रे, एक्स ने धमकी दी, सुनो, मारने की, देखो मार डालूंगा वाई अगर तूने अपना मकान 1 लाख रुपए में मुझे नहीं बेचा तो। यानी कि यहां पे उन्होंने बोला ठीक है, बचूंगा तो दूसरा मकान बना लूंगा, तू 1 लाख रुपए में ले ले। तो यहां पे वाई ने जो कंसेंट दी, क्या वो फ्री कंसेंट है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंसेंट इन्फ्लुएंस बाय, अरे दिस कंसेंट इज इन्फ्लुएंस बाय कोर्शन। याद आ रहा है? तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो इंडियन पीनल कोड में मना किया गया है, वो करने की धमकी देते हो या करते हो, तो भैया ऐसे में जो सामने वाला कंसेंट देता है और वो कंसेंट फ्री कंसेंट। अब मुझे बताओ, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। ध्यान रखना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चारों में क्या होता है? वॉइडेबल। वॉइड मत लिख के आना, क्या लिख के आना? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब जिसको एग्रीव पार्टी चाहे तो वॉइड बना सकती है, वॉइड बना सकती है। बोलो आया? आगे बढ़ते हैं। एक्स एग्री, ठीक है, एक्स एग्री हो गया। एक्स ने ये पैसा बोरो किया जेड से, वाह, यानी कि इससे बोरो किया, जिसको पर्पस पता था, जिसको पर्पस, यानी कि एक्स इस पैसे का क्या करेगा, उसको ये पर्पस, अरे उसको ये पर्पस। तो मुझे बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो गया। तो ये जो कोलेट्रोल है, कोलेट्रोल समझते हो ना, ये क्या होगा? ये भी वॉइडेबल होगा। आप लोगों ने पढ़ा है इलीगल एग्रीमेंट का कोलेट्रोल भी क्या होगा? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पर कोलेट्रोल भी क्या होगा? वॉइडेबल। ऐसा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मेरे बच्चे। यहां पे जेड को पर्पस पता था, पर्पस पता था, क्या पर्पस था? प्रॉपर्टी खरीदना। गन रख के प्रॉपर्टी खरीदी है वो तो ना पता था, गन रखना पर्पस तो ना था मेरे बच्चे। पर्पस तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या था? प्रॉपर्टी खरीदना। क्या था मेरे बच्चे? तो जेड को पता था कि एक्स इस पैसे का इस्तेमाल कहां करने वाला है? वैलिड ऑब्जेक्टिव में। प्रॉपर्टी खरीदना वैलिड है मेरे बच्चे, तो इसने दे दिया। ये एग्रीमेंट तो क्या रहेगा? वैलिड। क्या रहेगा? बोलो आया? ठीक। नेक्स्ट, अगेन नॉर्मल क्वेश्चन। मिस्टर वाई ने क्या करा? एलिफेंट डोनेट करा टेंपल में, ठीक है, पूजा वूजा के लिए। फिर जब देने की बारी आई, सॉरी देने की बारी आई, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ही कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स हु वांटेड टू सेल हिज एलिफेंट। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर वाई टू सेल हिज एलिफेंट फॉर 20 लाख। बोथ वर अनअवेयर एलिफेंट वॉट दैट। खत्म, एग्जिस्टेंसी खत्म, बायलेटरल मिस्टेक। और दूसरा सेफर साइड पे क्या लिख के आएंगे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। रीजन दो, पहले क्या लिखेंगे? बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक में भी क्या लिखेंगे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ, यहां एग्जिस्टेंसी खत्म हो गया, क्या हो गया? और एक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो आया? तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। चलो अब पढ़ो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। साहिल डील करता है कार्स में, कार्स का बिजनेस। राजू अपनी एक्सीडेंटल कार, राजू बना गया, किसको बना गया? साहिल को। और अपनी एक्सीडेंटल कार मस्त नई करवा के, बढ़िया लगे ही ना एक्सीडेंट हुआ है, किसको बेचता है? साहिल को।
बाय फ्रॉड, बाय फ्रॉड समझ गए ना, झूठ बोला, शानदार नई गाड़ी है, कभी टच नहीं हुई, एक्सीडेंट तो दूर की बात है, जबकि जाने कितने बार, ठीक है। साहिल could not find that car was accident, साहिल को भी लगा कि कार क्या है, बिल्कुल मस्त है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अक्षय एक कस्टमर, लो कस्टमर आया, किसके पास आया, साहिल के पास। उसकी इंटेंशन थी कि मुझे कार चाहिए, लेकिन कार ऐसी चाहिए जिसका कभी कोई एक्सीडेंट, चली हुई हो लेकिन उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, ऐसी कार चाहिए, चली हुई हो लेकिन इसका कभी एक्सीडेंट, ठीक है। साहिल ने वो वाली कार अक्षय को दे दी और ये विश्वास करते हुए कि इसका कभी एक्सीडेंट। कुछ समय बाद अक्षय जब ले गया कार तो उसको पता चला कि इस कार का तो पहले भी क्या हो चुका है, इस कार का पहले भी क्या हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। समझ में आया? तो उसने केस कर दिया, उसने क्या कर दिया, केस, कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करो और मुझे मेरे पैसे वापस दिए जाए, ठीक है, और डैमेज भी दो। क्या दो? अच्छा मुझे बताओ यहां पे क्या हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ है? साहिल ने जो स्टेटमेंट दिया कि कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो फ्रॉड है कि मिस रिप्रेजेंटेशन? देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंट क्या डिफरेंस होता है। फ्रॉड जानबूझ के धोखा देने के उद्देश्य से, मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से, मिस्टेक, यानी कि मैं भी उस गलती को सही मानता था, साहिल बोलता है, तो उसके साथ क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या होगा, वॉइडेबल। क्या होगा? लेकिन इसमें कोई कंपनसेशन मिलने वाला, क्योंकि कंपनसेशन फ्रॉड में मिलता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में। समझ में आया? तो हमसे इन दोनों के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम राजू और साहिल के बारे में नहीं बताएंगे। हालांकि राजू और साहिल में अगर बात करें तो फ्रॉड हुआ है और वहां पे कंपनसेशन की भी डिमांड, बोलो आया। लेकिन अक्षय और साहिल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कौन सा होगा, वॉइडेबल, और इसमें कोई कंपनसेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो मन में, बताओ पहले वाले का आंसर क्या होगा। आंसर पहले वाले का वॉइड, दूसरे वाले का आंसर बोलो, दूसरे वाले का आंसर। अच्छा मैं सोचना, मैं पहला वाला डिस्कस नहीं कर रहा, दूसरे पे पहुंच गया वापस। बताओ उसका आंसर, यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही नहीं है। चलो दूसरा बताओ, अब ध्यान से पढ़ेंगे, सब फोकस देके पढ़ेंगे, क्या हो गया ऐसा, बोलो। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, चलो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बताओ, तभी तो आंखें खुलेंगी, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, अरे आंसर बोलो, आंसर ट्राई करो सब, बोलो। वॉइड है, भैया ने बोला वॉइड है, बोलो आप भी बोलो। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो, यही मिस्टेक होती है। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी राइट्स विद द प्रोमिसर, प्रोमिसर के पास क्या राइट है। नीचे लिखे हुए केसेस में आपसे वैलिड और वॉइड नहीं पूछ रहा है, वैलिड और वॉइड नहीं पूछ रहा है, प्रोमिसर के राइट्स, यानी कि परफॉर्म, प्रोमिसर का राइट क्या होता है, परफॉर्म करना या फिर परफॉर्मेंस नहीं करना, परफॉर्म करना है या परफॉर्म। तो पहले का आंसर क्या देंगे, पहला पॉइंट, यहां पे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के कारण परफॉर्मेंस करने की जरूरत
और ये परफॉर्म हो भी नहीं सकता, ये लिखना है। वॉइड और वैलिड हमसे पूछा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। मेरे को पता था वो यही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। दूसरा, अमन एग्री टू सेल 50 kg ऑफ एप्पल टू रमन, और उसने भिजवा दिए 15 तारीख को। रास्ते में दंगे फसाद, 19 तारीख को पहुंचा, उस समय सारे लगभग एप्पल क्या हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। यानी कि सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि टाइम एसेंस है। एक लाइन हमेशा पढ़ते हो आप परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में, जब टाइम एसेंस होता है, टाइम की अहमियत होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है। अब पेरिशेबल नेचर के गुड्स को तो टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा, तो अंडरस्टूड है कि टाइम तो एसेंस है ही सही उसके अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचा, इसलिए परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर का क्या हो चुका है, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, एक आर्टिस्ट है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था पेंट करने का, और उसको रेम्यूनरेशन भी बोल दी थी कितनी देंगे, लेकिन उसके दोनों हाथ कट गए एक्सीडेंट में। क्या वो पेंटिंग कर पाएगा, नहीं। हाथों से पेंटिंग होती है, हाथों से पेंटिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन हमको तो वॉइड या वैलिड पूछा, तो यहाँ पे बोलेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे कि भाई क्या हो गया यहाँ पे, वो काम इन फ्यूचर होना क्या हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वैलिड था, लेकिन इन फ्यूचर क्या हो चुका है मेरे बच्चे, बोलो आया, ठीक है। अभिषेक एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम चाइना, ये तो इलीगल हो गया मेरे बच्चे। यानी कि हमारा चाइना के साथ अगर एनिमी कंट्री है, तो उसके साथ अगर आना है तो वो भी क्या हो जाएगा, परफॉर्म करने की जरूरत। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। ये इसके नीचे आपके आंसर्स दे रखे। चलो नेक्स्ट पढ़ा जाए। वेरी गुड। सी नंबर पॉइंट में एक बच्ची ने बोला है पर्सनल स्किल भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसको असाइन भी नहीं कर सकते, याद है अपन ने पढ़ा है, प्रोमिसर से करवा लो, या प्रोमिसर के लीगल या एजेंट या किसी से करवा सकते, याद रहे। लेकिन ये पर्सनल नेचर का है, तो इसको असाइन भी किसी और से भी परफॉर्म, तो ये तो कैंसिल ही होना है। बता रहा हूं एक्स्ट्रा, कभी ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये तो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो बोलो भाई। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर श्याम, जिसकी उम्र कितनी है, 58 ईयर्स, वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होने वाला है, रिटायर। मिस्टर देव प्रपोजल देता है श्याम, जिसको जो रिटायर होने वाला है, कि भाई तुम वॉलेंट्री अभी से रिटायर हो जाओ और तुम्हारी पोस्ट मुझे दिलवा दो, मैं 10 लाख दूंगा। नहीं, पब्लिक ऑफिस को सेल नहीं कर सकते, तुम्हारा खुद का दुकान तो ना है कि तुम किसी को भी दे दोगे। पब्लिक ऑफिस बेचने का अगर एग्रीमेंट करते हो तो ये घूसखोरी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, इसलिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वॉइड। क्या हो जाएगा, सेक्शन बताओ। पब्लिक देखो, जो मेन है वो तो सेक्शन याद होने चाहिए, कंसीडरेशन का एक्सेप्शन याद होना चाहिए। एक यहां पे आ गया मेरे बच्चे घूसखोरी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वाले एग्रीमेंट, मैंने रिवीजन बेच लिया है, उसमें करवाया है, सेक्शन भी याद करवाया 23। कौन सा सेक्शन, 23। कौन सा सेक्शन मेरे बच्चे, 23। बोलो आया क्या समझ, अरे आया क्या। डन मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड में फास्ट। राहुल एक मैन्युफैक्चरर है जो जूट के बैग बनाता है, ये कॉन्टेक्ट करता है सोनिया के साथ। चलो पहले लिख लेते हैं, सोनिया। राहुल किसके साथ कॉन्टेक्ट करता है मेरे बच्चे, सोनिया। किसके साथ करता है, ही कॉन्ट्रैक्ट विद सोनिया टू सप्लाई रो जूट। क्या सप्लाई करने का,
अरे क्या सप्लाई करने का? रो जूट्स, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बैग्स, राहुल इन्फॉर्म सोनिया दैट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ जूट बैग वुड स्टार्ट फ्रॉम 27 जून। कब से स्टार्ट होना है? बट सोनिया मस्ट सप्लाई रो जूट टिल, तो उसने बोला 25 तारीख तक भिजवा देना, ठीक है। सो दैट क्वालिटी वेरिफिकेशन कैन बी डन इन द 2 days। तुम माल भिजवा देना, 2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा, 27 तारीख को मेरा काम चालू हो जाएगा। सोनिया ने सप्लाई करा 27 तारीख को, जबकि करना कब था? टाइम एसेंस कहीं लिखा हुआ नहीं है अभी, ठीक है, देखते समझते हैं उसको। 27 तारीख को उसने सप्लाई कर दिया और 27 तारीख से ही मैन्युफैक्चरिंग होनी थी। 25 को क्यों बोला? ताकि 2 दिन माल की वेरिफिकेशन कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड इन्फॉर्म द राहुल दैट शी कुड नॉट सप्लाई ऑन 25 ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, बता दिया था। शी ऑल्सो अश्योर्ड दैट क्वालिटी मेजर वुड नॉट एनीवे कॉम्प्रोमाइज इन सप्लाई। माल शानदार है, बट राहुल वांटेड टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट। राहुल क्या करना चाहता है? कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना चाहता है। इज इट पॉसिबल? क्या राहुल कॉन्टेक्ट को अवॉइड कर सकता है? जल्दी से पढ़ो और बताओ, और रीजन दो क्यों। क्यों? जब आपको परफॉर्मेंस प्रॉपर टाइम के लिए कहा जाए तो आपको परफॉर्मेंस किस पे करना है? प्रॉपर टाइम पे। अगर आपको बोला गया है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को ही क्या करना है? परफॉर्म। तब तक नहीं कर पाते तो एग्रीव पार्टी के पास पावर है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन। 2 लोन हैं, 3 लाख का और 4 लाख का। एल्बर्ट ने लिया है, किससे? किसी बैंक से। कितने का लोन लिया? 3 लाख का। और अच्छा, अभी तक मैंने कौन कौन से सेक्शन याद करने के लिए कहे? एक तो 25 और एक कौन सा सेक्शन बोला? 23 और 25। 2 सेक्शन तो जरूर याद करने हैं। तीसरा आ चुका है आपके पास सेक्शन याद करने के लिए। आउट ऑफ दीज लोन ऑफ 3 लाख वॉज गारंटीड बाय रॉबर्ट। 3 लाख की गारंटी किसने दी है? रॉबर्ट ने। एल्बर्ट सेंड 2 लाख रुपीज टू द बैंक बट डिड नॉट इंटीमेट हाउ इट्स अप्रोप्रिएट। वाह, अप्रोप्रिएट ऑफ पेमेंट सेक्शन नंबर बोलेगा कोई? 59, 60, 61। 3 सेक्शन है, 59, 60, 61। 59, 60, 61, यही था। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ तीनों सेक्शन में? अगर डेटर ने बोला है क्रेडिटर को कि मेरा पैसा इस लोन में एडजस्ट करना, तो उसी में होगा। अगर उसने नहीं बताया तो क्रेडिटर अपनी इच्छा से करेगा। क्रेडिटर ने अपनी इच्छा से भी नहीं किया तो कैसे करना पड़ेगा? फिर सीक्वेंस वाइज, जो पहला लोन होगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा? पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसने बताया नहीं, तो बैंक ने पूरे 2 लाख रुपए 4 लाख के लोन में एडजस्ट कर लिए, जिसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। तो क्या बैंक वाले ऐसा कर सकते हैं? हाँ, सेक्शन नंबर 60। कौन सा सेक्शन लगेगा यहाँ पे? 60, एकमात्र सेक्शन लगेगा। 59 में उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे। अगर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए 60 अपनी इच्छा से नहीं किया, 61 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले पे एडजस्ट हो जाएगा। बोलो आया? तो इसका टॉपिक का नाम क्या था? अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट। तो अभी तक बताओ कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हुए? एक 23, 25 और एक 59 से 61 का जोड़ा। 59 से 61 का जोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड फास्ट। जनता मशीन टूल्स एंड कंपनी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है? रुचि ट्रेडर्स के साथ, कि मशीन की डिलीवरी 31 जुलाई को 15 लाख रुपए में। किस किस का लिख देते हैं? जनता का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? रुचि के साथ। क्या सप्लाई करनी है? कितने रुपए में? और डेट क्या है? 31 जुलाई। देयर वॉज लेबर स्ट्राइक इन द फैक्ट्री। जनता मशीन टूल एंड कंपनी एंड इट कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर्ड द मशीन टू दिस, यानी कि मशीन डिलीवर्ड नहीं कर पाए। आफ्टरवर्ड्स
रुचि ट्रेडर हैज टू परचेज द मशीन फ्रॉम अनदर, ठीक है, इसने किसी और से ले लिया। कितने में ले लिया मेरे बच्चे? अरे कितने में ले लिया? 18 लाख में। कितने में ले लिया? कितने में ले लिया मेरे बच्चे? 18 लाख में। ऑनलाइन में तो आंसर भी आ गए, आंसर भी आने लग गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चों। मिस्टर रुचि वॉज प्रिवेंटेड, ठीक है, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वो कंपनसेशन की डिमांड करती है 2 लाख। सुनना, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, देखो ध्यान से देखो। मेसर्स रुचि ट्रेडर और ऑल्सो प्रिवेंटेड फॉर परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज मेड विद समीक्षा। सुनना, रुचि ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? शिक्षा के साथ। अच्छा मैंने समीक्षा पढ़ लिया, सॉरी, शिक्षा के साथ। किसके साथ? शिक्षा के साथ। अरे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई जैसे ही मशीन आएगी तुम्हारे साथ डील हो जाएगी, मतलब तुम्हें माल दे देंगे, ठीक है। अब शिक्षा भी क्या मांगती है उससे? रुचि से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन मांगती है। क्या मांगती है मेरे बच्चे? कितने का कंपनसेशन मांगती है? तो जनता वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म। अच्छा, रुचि ने पहले से बता रखा था कि जनता मशीन दे देना क्योंकि मुझे शिक्षा को देनी है, शिक्षा को माल देना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे कंपनसेशन की डिमांड की जा रही है, तो कंपनसेशन कितने की डिमांड हो रही है? 5 लाख की डिमांड हो रही है। इज इट पॉसिबल 5 लाख की डिमांड? यस। सुनना, पहले ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब होता है ऐसा डैमेज जो नेचुरली कैलकुलेट हो जाता है। जैसे 15 लाख की मशीन की डील हुई थी, उसने नहीं दिया तो किसी और से कितने में लिया? तो अगर उसने नहीं दिया तो उसका नुकसान कितना होता है मेरे बच्चे? 3 लाख। तो 3 लाख का होगा ऑर्डिनरी डैमेज। 3 लाख का क्या हो गया? अब होता है कि स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज जो किसको देना है? शिक्षा को। किसको देना है? क्या रुचि जनता से वो वसूल कर पाएगी? तो ध्यान रखना, स्पेशल डैमेज कब वसूल कर सकते हैं? जब जनता वेरी वेल नोन अबाउट बाय दिस कंडीशन, यानी कि अगर जनता को पता है कि रुचि शिक्षा को ये देने वाली है और मेरे कारण उसके ऊपर 2 लाख का नुकसान आएगा, तो भैया अगर ये नॉलेज जनता को थी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रुचि और जनता के बीच में, तो जनता को स्पेशल डैमेज भी पे। अच्छा, ये लाइन नहीं होती कि उसको नॉलेज नहीं है तो देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां पे कितने रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा? 5 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज ऑर्डिनरी डैमेज, 2 लाख रुपीज। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये लाइन कि उसको इंफॉर्मेशन थी कि भाई रुचि के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए हम लोग 2 लाख का और दे रहे हैं, नहीं तो डैमेज सिर्फ कितना बनता था? 3 लाख। चलो नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। जवाब दें। मेरे को पता है सब बच्चे सेक्शन के साथ बोलेंगे इसमें भी। लगाओ भाई, जोर लगाओ, दिमाग पे जोर दो, आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्या पता एग्जाम में भी। बोलो क्या आंसर? टॉपिक बोलो, क्या टॉपिक है? तनिष्क जी थोड़ा आसपास, थोड़ा मैच करो और। तनिष्क जी थोड़ा सा और, आप बिल्कुल करीब हो। चलो अखिल ऑर्डर करता है 100 किलो वीट। किसको? साहिल किराना। वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड, वेरी गुड सात्विक। तनिष सही, लगभग सही है। चलो क्या लिखा हुआ है? अखिल ऑर्डर 100 kg ऑफ व्हीट टू साहिल किराना स्टोर एंड इट प्रॉमिस टू सप्लाई द व्हीट बाय इवनिंग।
इन द इवनिंग, ठेले वाला यहाँ वो जो भी लेके आया है 100 किलो वीट, मिस्टेकली नेबर को दे देता है, अखिल को। किसको देता है? तो अगर अपना माल किसी और को गलती से मिस्टेक से किसी और को डिलीवर्ड हो जाता है, तो हु विल बी लायबल टू पे द प्राइस? तो प्राइस कौन पे करेगा? सेक्शन नंबर 72 क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम्हारे पास गलती से आया तो तुमने रखा क्यों? रखना नहीं, उसमें लिखा हुआ है मिस्टेक। सेक्शन नंबर 72 पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है मिस्टेक से अगर आपने रिसीव किया है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने रिसीव करी है मिस्टेकली, तो उसका पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। जल्दी से बोलो कौन कौन से सेक्शन? 23, 25, 59 से 61 का जोड़ा। और अब जोड़ा याद करना है आप लोगों को 69 से, सुनो बच्चों, 69 से 72। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट 4 तरह के होते हैं। सबको पता है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं? 69, 70, 71, 72। 69 में क्या था? नेसेसिटी, वो माइनर वाला। 70 में क्या था? किसी और का पेमेंट आपने पेमेंट कर लिया, आपका इंटरेस्ट है उसमें। 71 में क्या था? अच्छा ऐसा, चलो रेक्टिफाई करो। 69 बोलो। 69 इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट करेगा, तो 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग नॉन ग्रेटिट्यूअस वर्क। फिर 71 फाइंडर ऑफ गुड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। 72 मिस्टेकन, यानी कि 68 भी है। और 68 में क्या है? नेसेसिटी। उसका क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके। किसी माइनर को या अनसाउंड को नेसेसिटी की चीज देते हो तो उसकी प्रॉपर्टी से वसूल। तो ये 68 से 72 5 तरह के टाइप्स। चलो बढ़िया है, तुम लोगों ने सही बता दिया। ठीक है, 68, 69, 70, 71, 72। तो यहां पे कौन सा सेक्शन लग रहा है? 72। कौन सा लग रहा है? पांचों के पांचों याद करने हैं, एक जो आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, सीमा। देखो सीमा को, मतलब क्वेश्चन कहां है? सीमा वॉज रनिंग अ बुटीक, ठीक है, कहां? न्यू दिल्ली। शी हैज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण हु वाज पुटिंग अप एग्जीबिशन इन मुंबई, ठीक है। सीमा डिलीवर्ड मशीन किससे? रेलवे से। और वो कहां पहुंचा देंगे? एग्जीबिशन के यहां पे। सीमा एक्सपेक्ट करती है कि बहुत शानदार प्रॉफिट होने वाला है इस बार, वहां पे एग्जीबिशन में सेल्स ही सेल्स, हमारे ही माल बिकेंगे, ठीक है। लेकिन रेलवे वाले को बताया ही नहीं कि वहां पे एग्जीबिशन है, टाइम पे पहुंचा देना। और रेलवे वाले तुम लोग को पता है, उन्होंने एग्जीबिशन खत्म होने के बाद पहुंचाया। कब पहुंचाया? ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच रेलवे अथॉरिटी कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? ऑर्डिनरी डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज। अरे ऑर्डिनरी डैमेज तो मिलेगा ना, ऑर्डिनरी डैमेज तो मिलेगा ना बेटा। ये प्रॉफिट है स्पेशल, एक्सेप्शनल प्रॉफिट। इसके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। तो यहां पे नहीं मिल, ऑर्डिनरी डैमेज होता तो वो मिल जाएगा। ऑर्डिनरी डैमेज कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से पता चलता है, और इसमें तो अभी तक लग नहीं रहा कि सीमा को कुछ ऑर्डिनरी डैमेज हुआ है। हाँ, स्पेशल जो स्पेसिफिक होता है वो जरूर हुआ है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब नॉलेज हो। लेकिन यहां पे लाइन लिखी हुई है, रेलवे अथॉरिटी को बताया तो स्पेशल डैमेज। बढ़िया, खतरनाक। आया? अरे आया, अरे आया, ठीक। आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, यस बेटा, लो पढ़ लो आंसर।
डन। ऑर्डिनरी डैमेज, क्योंकि पढ़ते ही बच्चे के दिमाग में ऑर्डिनरी डैमेज आता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट को ऑर्डिनरी मान लेगा, ले भी लेगा वो तो। ठीक, चलो नेक्स्ट। प्लीज राहुल को सोल्व करें, मतलब राहुल वाले क्वेश्चन को। जल्दी से सोल्व करें। चलो राहुल, ध्यान रखना, क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, और रिवीजन जब अपन ने किया था स्पेशल कंटेंट का, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें भी अपन ने ये अच्छे से डिस्कस किया है। ध्यान देखना, राहुल ने एक कार ली 15 दिन के लिए। याद करो मैं बताया था, एक बंदे ने आपसे मूवेबल प्रॉपर्टी ली है 15 दिन के लिए, क्योंकि उसका काम कितने दिन का था? आफ्टर 5 डेज कुशवाहा जी ने अपनी कार मांगी। सुनना, कुशवाहा जी ने राहुल को कार दी है 15 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के बाद, अच्छा किराए पे दिए, किराए पे दिए मेरे बच्चे, नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है निशुल्क, और नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है पैसों में, पैसों में हुआ है। ठीक है, 5 दिन के बाद मांग लेता है। ही वॉज ऑल्सो एग्री टू कंपनसेट। अच्छा ये बोलता भी है कि सुन भाई, 15 दिन के लिए दिया था, 5 दिन हो गए हैं, अब मुझे जरूरत है कार की, वापस ले आ, देखो मैं 10 दिन का कंपनसेशन दे दूंगा, तेरा जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी नुकसान की भरपाई मैं कर देता हूं। ये राहुल को बोला गया, बट राहुल ने मना कर दिया, मैं रिटर्न नहीं करूंगा, मेरे को 15 दिन मतलब 15 दिन यूज करूंगा, मेरे को 15 दिन का काम है, मैं 15 दिन ही यूज करूंगा, मैं देखो वापस। कुशवाहा जी ने केस कर दिया, क्या वो वसूल कर पाएंगे? सुनना, कई बार अपन ने डिस्कस किया है, घर में रिश्तेदार आए, गाड़ी ले गए 3 दिन के लिए, लेकिन अपन को शाम को अर्जेंट जरूरत पड़ी, फोन कर दिया, या तुम कहाँ पहुंचे, या गाड़ी चाहिए यार, अरे मैं तो काम ही नहीं हुआ, अरे दे दो यार। तो रिश्तेदार को तो अपन फ्री में देते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूअस, और उसको लाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी को मैंने किराए पे दे दी, क्या उससे मांग सकता हूं? अरे कंपनसेशन दे दूंगा ना, मांग सकता हूं? नहीं, ग्रेटिट्यूअस में मांग सकते हैं, नॉन ग्रेटिट्यूअस में नहीं मांग सकते बेटा। वो किराए पे गई, जो चीज किराए पे गई वो समय होने के बाद ही आएगी, फ्री में तो ना दी। अरे मैंने फ्री में किसी को पेन दी, चाह चाह छीन सकता हूं, मेरी है, लेकिन वो किराए पे लेके गया 2 दिन के लिए, छीन के दिखा दो उससे, पैसे दिए उसने 2 दिन के, यूज करेगा पूरा। अरे सही है कि नहीं है? तो बेटा ग्रेटिट्यूअस होता तो मांग सकते हैं, उसने लिखा हायर, यानी किराए पे ली है, यानी कि नॉन ग्रेटिट्यूअस है। पढ़ो, if bailment is for hire, this right is not available to the bailor। बेलर बेली समझ में आता है ना, जिसने दिए बेलर। यहां पे कुशवाहा जी क्या होंगे? बेलर, और राहुल क्या होगा? बेली। चाहे वो कंपनसेशन देने को रेडी है, फिर भी कुशवाहा जी उससे रिकवर 15 दिन के बाद ही मिलेगी। कितने दिन के बाद? अगर ग्रेटिट्यूअस होता तो मिल जाता, ग्रेटिट्यूअस होता तो वेरी गुड, बोलो आया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सिंपल है। अजय ने विजय को अपॉइंट किया, यानी कि अजय हो गया प्रिंसिपल और विजय क्या हो गया? एजेंट।
कि तुम्हें ये बेचना है, ठीक है। ही ऑल्सो एग्री टू गिव 10% कमीशन। कितना कमीशन? ठीक है। आफ्टरवर्ड अजय रिवोक द विजय अथॉरिटी, यानी कि उसको एजेंसी से निकाल दिया कि अब से तुम मेरे एजेंट, और उसको लेटर भेज दिया। क्या भेज दिया मेरे बच्चे? सामने देखो बेटा, लेटर कब भेजा गया? 3 मार्च। लेटर कब भेजा गया? लेकिन उसको रिसीव कब हुआ? आपको पता है ऑफर जब दिया जाता है तो वो कंप्लीट कब होता है? तो सामने वाले के पास पहुंचा कब? 7 मार्च। तो यानी कि विजय एजेंट के रूप से डिस्चार्ज हो जाएगा किस दिन? 7 तारीख। 5 मार्च को माल बेचा गया विजय ने, क्या उसके ऊपर इसको कमीशन मिलेगा? जबकि 3 तारीख को इसकी रिवोकेशन हो गई थी, इसका ऑफिस वेकेट कर दिया गया था। नहीं, इसका ऑफिस कब वेकेट हुआ? 7 तारीख को। कब हुआ? उसका ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 7। तो ये 5 तारीख को कमीशन तो लेके मानेगा वो, कमीशन चावे। आया? पढ़ो सेक्शन नंबर 208। डन? डन? ठीक। अंकित हैज टेकन लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम किशोर। किससे लोन लिया? ऑन द गारंटी ऑफ सुदीप। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, याद है ना गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ? अंकित हैज टेकन लोन फ्रॉम किशोर, तो किशोर कौन हुआ? बताओ, डेटा डेटा क्रेडिटर कौन है? वो तो मतलब बताओ बेटा, डेटा क्रेडिटर कौन है? ये क्रेडिटर है जो लोन देता है और जो लेता है, और जिसने गारंटी दी है। कितनी पार्टियां होती हैं? 3। कॉन्ट्रैक्ट भी कितने होते हैं? ये लोन एग्रीमेंट, ये इम्प्लाइड वाला वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड याद है ना, और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? सुदीप ने गारंटी दी है। कितने का लोन था मेरे बच्चे? कितना इंटरेस्ट? बाद में अंकित और किशोर ने मिलके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी करनी? वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट। तो वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? बताने की जरूरत ही नहीं। श्योरिटी क्या हो जाएगा? जब वेरिएंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं? याद आ रहा है ना? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में 3 पॉइंट थे, CIR, कंडक्ट, इनवैलिडेशन और रिवोकेशन, और उसके अंदर लिखा हुआ था ये चीज। डन मेरे बच्चे? तो वेरिएंस किया तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। आगे बढ़ते हैं। अंकित इंसॉल्वेंट हो गया, वेदर किशोर स्यू द सुदीप, क्या केस कर सकता है? नहीं। चलो नेक्स्ट, सूरज का केस बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कौन सी गारंटी है? स्पेसिफिक की कंटिन्यूइंग? पहले बताओ, स्पेसिफिक की कंटिन्यूइंग, स्पेसिफिक की कंटिन्यूइंग कौन सी गारंटी है? स्पेसिफिक की कंटिन्यूइंग। सूरज गारंटी देता है विकास को फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी डन बिटवीन विकास एंड निखिल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 23। स्पेसिफिक कैसे हो सकती है? तो कंटिन्यूइंग है। मार्च के महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके लिए मेरी गारंटी, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। मार्च महीना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? तो एक ड्यूरेशन हो गया ना, तो उसमें अपन कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कौन सी गारंटी? अभी भी बोलो, स्पेसिफिक की कंटिन्यूइंग।
कंटिन्यूइंग गारंटी। विकास सप्लाई गुड्स ऑफ 30,000, 1 मार्च को कितने का माल दिया? 30,000। फिर उसके बाद 3 मार्च को कितने का माल दिया? 20,000। फिर 5 तारीख को सूरज ही मर गया। लो, अगर गारंटर मर गया तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। श्योरिटी क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। ऑन 10 मार्च उनको पता नहीं था कि सूरज मर गया, फिर भी माल बेच दिया। कितने का? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए बेटा, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए। कितने का ट्रांजेक्शन हो चुका है? 90,000। कितने का ट्रांजेक्शन हो चुका है? 50,000 का मरने से पहले और 40,000 का मरने के बाद। विकास सूरज के लीगल हायर पे केस करता है क्योंकि उसने निखिल ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है। कितने का मांगता है? 90,000 सूरज के लीगल हायर से। क्या 90,000 रुपए वसूल कर पाएगा? क्या 90,000 रुपए वसूल कर पाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सुनना, श्योरिटी की लायबिलिटी रहती है को एक्सटेंसिव विथ डेटर। डेटर की लायबिलिटी कितनी है? 90,000। तो श्योरिटी भी कितनी होगी? 90,000। लेकिन यहां पे 5 तारीख को सूरज मर चुका है। सूरज क्या हो चुका है? तो उस केस में गारंटी क्या हो गई? बीच में रिवोक। बीच में क्या हो गई? और आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि कंटिन्यूइंग गारंटी में अगर पहले कोई लायबिलिटी आ चुकी है तो उसको तो पे करना पड़ेगा, उसके बाद के लिए लायबल। उसके पहले कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? 50। तो क्या 50,000 रुपए वसूल कर सकते हैं? यस। लेकिन पूरे 90,000 रुपए वसूल सिर्फ कितने वसूल कर सकते हैं? 50। सिर्फ कितने वसूल कर सकते हैं? पूरे 90,000 वसूल। लेकिन उसके लीगल हायर को आंसर में क्या डिफरेंस? देखो खतरनाक, आंसर में क्या डिफरेंस होगा यदि सूरज की प्रॉपर्टी से 45,000 रुपए ही आए? तो आपने सक्सेशन पढ़ा, सक्सेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस। तो उसमें पढ़ा है सक्सेशन मतलब किसी को अगर लीगल हायर के पास प्रॉपर्टी जाती है तो वो लोन के लिए भी कितना लायबल होगा? जितने की असेट्स है उससे ज्यादा पे करने की उसकी कोई जिम्मेदारी। तो प्रॉपर्टी कितने की मिली? 45। तो अब इसकी जिम्मेदारी 50 की नहीं होगी, कितने की होगी? 45। बोलो आया? अरे आया। नेक्स्ट स्टीफन मजा आ जाएगा इसको बढ़ के तुम्हें। अच्छा देखो सॉरी, स्टीफन जो क्या किसका फार्म हाउस है? उसका फार्म किसका है? चिकन, अरे चूजे, मुर्गी, ठीक है, अंडे वंडे सब निकालता है वो मुर्गी से, फिर बेच भी देता है, ठीक है। फ्लेमिंग का भी सेम काम है, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्लेमिंग कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कितने समय के लिए? और उसको पैसे की जरूरत है तो वो पैसे किससे उधार लेता है और अपना प्रॉपर्टी किसके पास गिरवी रखवाता है? फार्म गिरवी रखवा दिया तो इसको बोलेंगे प्लेजर, और इसको क्या बोलेंगे? दूसरा नाम ओनर, ओनी, ठीक है। और 25 लाख रुपए का ले गया। इस समय जो देके गया है, कितने जीवित पक्षी देके गया है? 1 लाख। और अंडे कितने देके गया है? 10,000 ये देके गया है, ठीक है। वो आता है लौट के, उसको पेमेंट करता है, और जब वो वापस आया उस समय 1 लाख से कितने हो चुके हैं मुर्गियां? बेनिफिट
गायें छोड़ के गए थे, बछड़ा भी आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया था, इसलिए आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लिक हो गया होगा पूरा आंसर। 1,09,000 पक्षी हो गए और अंडे कितने हो गए मेरे बच्चे? 15,000। लेकिन इसने लौटाए कितने? 1 लाख, और क्योंकि दिए भी कितने थे, और 10,000 अंडे, तो लौटाए भी कितने? फ्लेमिंग बोलता है उसके राइट्स बताओ, मतलब कुल मिला के क्या फ्लेमिंग मांग सकता है, बाकी के मांग सकता है? ओनर अपने पास कुछ भी नहीं रख सकता, उससे जो बेनिफिट अराइज होता है वो बेनिफिट भी वापस देना पड़ेगा। तो तुम्हें पूरे 1,09,000 देने हैं और अंडे भी कितने देने हैं? 15,000। तो जल्दी से बताओ स्टीफन की ड्यूटी, पहले ड्यूटी क्या लिखोगे स्टीफन की? स्टीफन कौन है? पोनी। पोनी की ड्यूटी क्या होती है? अरे सब मत लिखना, ड्यूटी में सिर्फ इतना कि 1,09,000 लौटाओ, 1 लाख लौटा दिए, 9,000 और 5,000 अंडे भी लौटाओ। और यही फ्लेमिंग का क्या होगा? तो मैंने बताया था पोनी के जो ड्यूटी होती है वही पोनर के क्या होते हैं? राइट्स। चलो नेक्स्ट। ABC Infrastructure Limited was running business successfully from several years. P was the purchasing manager of the company, यानी कि P मैनेजर है। उसने एक एजेंट रखा, किसको एजेंट रखा? Q कौन हो गया मेरे बच्चे? एजेंट। प्रिंसिपल कौन हो गया? P हो गया। कि तुम रॉ मटेरियल बाय करके आओ किसी अच्छी ब्रांड का, तो ये रॉ मटेरियल लेने गया, मजबूत सीमेंट, और इसको बोला था कितने का लेके आना? 2,000 से 2,500 के बीच का सीमेंट लेके आना, और अच्छी ब्रांडेड कंपनी का लेके आना। तो ये मजबूत ब्रांड का लेके आया मेरे बच्चे। और किससे लेके आया? ABC? नहीं 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 नहीं, किससे लेके आया मेरे बच्चे? R से। किससे लेके आया? R से सीमेंट लेके आया। लेकिन क्या भाव से लेके आया? 3,500 के भाव से। कितने, जबकि बोला कितने में था? 2,000 से 2,500। कितने में लेके आया? एजेंट हमारा तेज चल रहा है, एजेंट बहुत तेज चल रहा है। मिस्टर क्यू ने बताया नहीं, मिस्टर क्यू ने नहीं बताया आर को कि वो ABC इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे आया है। और ये आर ABC इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से जानता था, उनको माल भी बेचता था। लेकिन इसने बताया, जब पी को पता चला कि भाई ये महंगे रेट में लेके आया है, तो उसने आर को पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। आर के लिए कौन लायबल होगा? पी। तो पी ने मना कर दिया आर को पेमेंट करने से, क्योंकि क्यू ने अपनी औकात से बाहर जाके काम किया है, सॉरी अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया है। तो आर को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आपको एडवाइस देनी है, क्या एडवाइस देनी है? वेदर पी वॉज बाउंड टू पे आर फॉर द सीमेंट परचेज फॉर हिज एजेंट। क्या पी को आर को पेमेंट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि आर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया है और उसके लिए पी लायबल नहीं होगा, पी उसके लिए लायबल नहीं होगा। समझ में आया? कौन सा सेक्शन लगेगा? कोई सेक्शन बता सकता है? कोई सेक्शन बता सकता है? कोई सेक्शन बता सकता है? कहीं 228 तो नहीं लगेगा, कहीं 227 तो नहीं लगेगा, 227, 228? सुनना, अगर किसी, सुनना, अगर अब तुम बोलोगे सर 2,500 रुपए तो पेमेंट कर दे यार, 2,500 को तो बोला था, तो सुनना मेरे बच्चे, ये कब होता है? 227, 228 में यही लिखा हुआ है। मैंने इसलिए आपको सेक्शन बोला 227, 228, इसलिए मैंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेट कर सकते हैं, तो जितना काम बोला था उतना वैलिड, एक्सेस वाला क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन जिसको सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वॉइड। तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वॉइड। तो इसलिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 227 और 228 में लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड, ध्यान से देखना, ऑन द अदर हैंड Q being agent refused to accept any liability to compensate R.
क्यू ने मना कर, क्यू बीइंग एजेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, वो बोलता है मैं लायबल नहीं हूं। क्या आर क्यू से पैसा वसूल कर सकता है? हाँ। पर्सनल लेवल पे कर सकता है, बताओ क्यों? क्योंकि क्यू ने तो बताया भी नहीं कि मैं तो उसका प्रिंसिपल हूं, वो तो पर्सनल नेचर पे लेके आया है मेरे बच्चे, तो भैया क्या पर्सनली उसके ऊपर केस हो सकता है? यस। और उसमें लिखा भी हुआ है, जब आप सेक्शन पढ़ोगे, कि भाई वो अपनी एक्सेस अथॉरिटी में काम करता है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा मेरे बच्चे? एजेंट। कौन लायबल होगा मेरे बच्चे? एजेंट पर्सनल लायबल होगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल है। कभी भी किराया देख लो तो बेलमेंट दिमाग में आता है, वो बेलमेंट दिमाग में आता है तो ग्रेटिट्यूअस नॉन ग्रेटिट्यूअस पहले देख लिया करो, ग्रेटिट्यूअस नॉन ग्रेटिट्यूअस भी देख लिया करो। एक्स वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ कार ऑन लीज, ठीक है। वाई आता है कार लेने, एक्स ने किसको कार दी मेरे बच्चे? वाई को। किसको कार दी? वाई को। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए, ठीक है। एक्स ऑफर हिम होंडा सिटी 50,000 रुपए के बदले में। कितने का किराया? किराया कितना है? तो ये नॉन ग्रेटिट्यूअस हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? नॉन ग्रेटिट्यूअस हो गया। और ये भी बोल दिया पेट्रोल टोल एक्सपेंसेस तुम्हें ही पे करना है, तो बट ऑब्वियस उसको ही पे करना है। अगर नहीं भी बोलता तो भी किस नॉन ग्रेटिट्यूअस में कौन पे करेगा? ग्रेटिट्यूअस होता तो कौन पे करता? बेलर। और नॉन ग्रेटिट्यूअस में कौन पे करता है? बेली। पढ़ा है तो ये बेलर। अगर बेटा ध्यान रखना ग्रेटिट्यूअस होगा तो पेट्रोल वेट्रोल खर्चा कौन पे करता है? बेलर। बट रिश्तेदार आया घर पे, गाड़ी दूंगा, भरवा के दूंगा ना पेट्रोल, उसने भरवाया तो पैसा भी दूंगा। लेकिन किराए में तू ही जान भैया, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी इंजन खराब हो गया और उसने 10,000 रुपए रिपेयरिंग पे दिए। कितने रुपए रिपेयरिंग पे दिए? जब वो वापस आ रहा था तो उस समय एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल का बिल 50,000। लो। अब वाई एक्स को बोलता है कंपनसेट कर। वाई किसको बोलता है? एक्स को। कंपनसेट कर, कार की रिपेयरिंग 10,000, होटल एक्सपेंसेस 50, टोटल कितना हो गया? 60,000। एक्स ने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं था इंजन खराब है। तो मुझे बताओ नॉन ग्रेटिट्यूअस में गाड़ी खराब होती है और अगर बेली उसका रिपेयरिंग करवाता है तो पेमेंट कौन करेगा? बेलर। लेकिन अगर यहीं ग्रेटिट्यूअस होता तो डिपेंड है, अगर आपने उसको बताया था इंजन खराब है तो कौन पे करेगा? याद है उसमें डिस्क्लोज ऑफ फैक्ट आता है। क्या आता है बेटा? ग्रेटिट्यूअस नॉन ग्रेटिट्यूअस पढ़ना अलग अलग है ना। तो यहां पे तो चाहे बताया हो चाहे फिर भी कौन लायबल होगा? बेलर। तो वेदर वाई कैन विदहोल्ड, क्या वो 50,000 रुपए किराया अपने पास संभाल के रख सकता है? सेट ऑफ के केस सेट ऑफ कर ले उससे, हाँ। और बाकी 10,000 रुपए डैमेज मांग सकता है एक्स्ट्रा, हाँ। 50,000 रुपए सेट ऑफ करके बाकी रिमेनिंग 10,000 की डिमांड। वेदर एक्स इज लायबल टू पे, क्या एक्स को पे करना पड़ेगा 60,000 रुपए? हाँ, एक्स को पे करना पड़ेगा, चाहे उसने इंजन खराब था या कुछ था ऐसा बताया हो, चाहे डिस्क्लोज किया हो, चाहे। लेकिन ग्रेटिट्यूअस में आंसर चेंज हो जाता है भैया। उसमें डिस्क्लोज किया हो तो क्या होगा? अलग आंसर। डिस्क्लोज नहीं किया हो तो क्या होगा? अलग आंसर। बोलो आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ ये वाला क्वेश्चन। आर की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, पी विजिट करता है उसके स्टोर पे वाटर प्यूरिफाई लेने के लिए। कितने रुपए का वाटर प्यूरिफाई है? 54,000। ही स्पेशली रिक्वेस्ट द आर फॉर द वाटर प्यूरिफाई कॉपर फिल्टर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ये स्पेसिफिक कंडीशन बता दी। एस पी वॉन्टेड टू बाय प्यूरिफाई ऑन द क्रेडिट, उधार पे लेता है। और कितनी किस्तें करवाता है? नो। कितनी किस्तें करवा रहा है मेरे बच्चे? नो। आर डिमांड अ गारंटर, किसकी जरूरत पड़ी मेरे बच्चे? गारंटर की। तो गारंटर को पकड़ के लाए। एस जो पी का दोस्त है वो आता है और गारंटी देता है। चलो बनाते हैं। क्या था मेरे बच्चे? कौन किसको क्या दे रहा है? आर किसको बेच रहा है मेरे बच्चे? बोलो बेटा। पी को। किसको बेचता है? और पी किसको लेके आता है फिर?
एस्को एज अ श्योरिटी, तो ये क्रेडिटर हो गया, ये कौन हो गया मेरे बच्चे, डेटर, ठीक है। आर सोल्ड पी अ वाटर प्यूरिफायर और स्पेसिफिक ब्रांड, पी मेड अ पेमेंट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट, पी कौन है, डेटर, कितनी इंस्टॉलमेंट दे चुका है, कितनी इंस्टॉलमेंट दे चुका है, और कितनी बची हुई है, अरे कितनी बची हुई है, उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अब आपको बताना है कि श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होगी, 5 इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट मेरे बच्चे, 5 इंस्टॉलमेंट, देखो 54,000 था, इसकी 9 किस्तें करो तो एक किस्त कितनी की होगी, 6,000, अरे 6,000 की किस्त है ना, अमाउंट बताना पड़ेगा ना, 4 किस्तें दे चुका है, बची कितनी है, 5, कितनी बची हुई है, यानी कि इसकी लायबिलिटी कितनी होगी, लेकिन लोन तो 54 का था ना, अरे लोन तो 54 का था, 54 देना चाहिए ना, अरे 54 देना चाहिए, अरे को एक्सटेंसिव, जितनी लायबिलिटी डेटर की होगी उतनी लायबिलिटी, तो डेटर ने 4 किस्तें दे चुका है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, एक राइट था कि अपन सेट ऑफ करवा सकते हैं जितना वो पे कर चुका है, हाँ सेट ऑफ करवा सकते हैं, तो वो माइनस करवाएंगे, 54 में से 4 किस्तें दी 24, और फिर उसके बाद बची कितनी 30, तो श्योरिटी कितने के लिए लायबल है, अरे श्योरिटी कितने के लिए लायबल है, 30,000 रुपए के लिए, बोलो आया, अरे आया, तो व्हाट विल बी योर आंसर, ये तो हो गया, इफ आर सोल्ड द वाटर प्यूरिफाई मिस पिक्चर ही चेंज हो गई अब तो, कि उसने कॉपर फिटेड दिया ही नहीं था, अब तो श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी को कुछ पे करने की जरूरत थी, उसमें ग्राउंड लिखा हुआ है वहां पे जाके पढ़ना, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का क्वेश्चन आना ही आना है, आप कुछ भी कर लो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे मैंने आपको बताया, एक 23, एक 25, 59 से 61, और एक 68 से 72, और एक श्योरिटी का डिस्चार्ज, ये तो किसी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है टॉपिक, 1 2 3 4, ये 5 टॉपिक तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ने, 5 टॉपिक किसी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं। चलो तो भैया यहां पे तो फिर डिस्चार्ज हो गया, अब उसको पे करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, अब सिंपल सिंपल है, फटाफट बोलो 27 जल्दी से, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चीज ही क्या हो गई, इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। चलो नेक्स्ट, एबीसी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को पे करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, किससे लोन लेते हैं, डी से, कितने का लोन लेते हैं, और तीनों मिलके पे करने का वादा करते हैं, ठीक है। क्या डी ए बी सी तीनों में से किसी एक को बोल सकता है, हाँ पढ़ा है अपन ने, तीनों को बोल सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टिक लेना क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है, ये इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ये लो डिवैल्यूएशन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी पास ऑन। तो मुझे बताओ डी क्या तीनों में से, देखो डी तीनों से परफॉर्म करवा सकता है, क्या डी तीनों में से किसी एक से परफॉर्म करवा सकता है, हाँ किसी एक से मांग सकता है, हाँ चलो, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल डेट फ्रॉम डी, यानी कि डी सी से मांगता है, क्या सी से मांग सकता है पूरा, चलो सी ने पे भी कर दिया, क्या सी ए और बी से रिकवर करेगा, कितना कितना रिकवर करेगा, 2000 का तो उसका खुद का है ना, उसमें लिखा हुआ है अगर उसने खुद ने पे किया तो इक्वल इक्वल लेगा उससे, क्या लेगा, कैसे लेगा, इक्वल इक्वल, तो कितने लेगा, 2,000 रुपए, बोथ ए एंड बी आर सोल्वेंट, तो कितने कितने लेगा, अरे कितने कितने लेगा, 2,000, लेकिन ए पेमेंट नहीं कर पा रहा, मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो लॉस है वो इन दोनों में इक्वली बढ़ जाता है,
इक्वली बढ़ जाएगा, कितने कितने, 1,000 रुपए। तो यहां पे अब 20 से कितना रिकवर करेंगे, 20 से कितना लेंगे, क्योंकि सी तो अपने आप से थोड़ा लेगा, वो तो पे कर चुका। तो ये कितना लेगा, 3,000 रुपए। बोलो आया। चलो नेक्स्ट पढ़ो ये वाला 29। बोलो, वही जाना माना पहचाना, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन बोल दो, खुश हो जाऊंगा मैं। 16, अरे इसमें कौन सा लगेगा बेटा, 60 तो अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट का है, 69 लगेगा क्या, बताओ एक बार वापस से रिपीट करवाओ। 68 किसका था, वो नेसेसिटी माइनर को। 69 क्या था, मेरा किसी में इंटरेस्ट है तो मैंने उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया। मान लो इस बिल्डिंग का पेमेंट, किराए का पेमेंट करना था पेरक सर को, मैंने कर दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं पेरक सर से क्या कर सकता हूं, वसूल कर सकता हूं। क्या ऐसा ही कुछ है क्या, हाँ, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, बहुत सिंपल था यार बेटा, पांचों क्वासाई के पांचों। देखो 69 वाला क्वेश्चन करवा दिया, 72 करवा दिया, 68 भी करवा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लो बचा हुआ तुम्हारा आ गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का कॉन्ट्रैक्ट का। बोलो, फाइंडर ऑफ गुड्स, क्या वो गिफ्ट दे सकता है, क्या गिफ्ट दे सकता है किसी को, रास्ते से तुम्हें सामान मिला, तुम किसी को गिफ्ट दे सकते हो क्या, नहीं, मतलब ही नहीं है। क्या माधव केस करेगा रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस, नो। निकालो बुक, फाइंडर ऑफ गुड्स में देखो, मैंने अंडरलाइन करवाई है, रिवीजन बेच में यूट्यूब पे वापस बोल रहा हूं, वहां पे मैंने अंडरलाइन करवाई है कि भाई एक्सपेंसेस के लिए केस नहीं कर सकता, लेकिन उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है। वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है। बोलो आया मेरे बच्चे समझ, तो क्या बोलेंगे, 2 पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है 2.188, वहां पे नीचे से कुछ लाइनों में, 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, कि तुम केस नहीं कर सकते लेकिन उसको रिटेन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ रिस्ट वॉच टिल द रिकवरी ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, यस, जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक क्या मैं उसको अपने पास, बिल्कुल 2.188 पे ही लिखा हुआ है ये लाइन, उसके जस्ट बाद जब लिखा हुआ है केस नहीं कर सकते, उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है आप लेकिन रिटेन तो कर सकते हैं, चौथी लाइन में लिखा हुआ है, देख लो एक बार, ठीक है। लास्ट, क्या रिस्ट वॉच को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, 99% लोग लिख सकते हैं कि हां, लेकिन नहीं लिखना है मेरे बच्चे। बेचने का अधिकार तब होता है 2 सिचुएशन में, बेचने का अधिकार कितनी सिचुएशन में होता है मेरे बच्चे, 2 सिचुएशन में है। जब पहला, जब वो गुड्स किस नेचर का हो, पेरिशेबल नेचर का हो, जब वो गुड्स किस नेचर का हो, पेरिशेबल नेचर का हो, तब बेच सकते हैं। दूसरा, जब आपने उसको ढूंढने में जो खर्चा किया है वो 2/3 कर लिया हो, यहां पे आपने खर्चा मेरे ख्याल से 2/3 तो नहीं किया अभी तक, किया है क्या मेरे बच्चे, तो आपको बेचने का राइट, 2/3 से ज्यादा या 2/3 भी खर्चा कर लिया तो आपको बेचने का अधिकार मिल जाता है, अन्यथा आपको बेचने का अधिकार नहीं मिलता। बोलो आया समझ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है कंप्लीट। 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस।
चलिए करते हैं स्टार्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस करें, स्टार्ट करें मेरे बच्चे। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, सोनल वेंट टू ज्वेलरी शॉप और उसको सेल्स गर्ल को बोलती है कि मुझे है ना डायमंड वाली चूड़ियां दिखा दो जिसपे रूबी का क्या हो, स्टोन, ठीक है, और उसकी बहुत सारी डिजाइनें दिखाओ। तो उसने बहुत सारी चूड़ियों की डिजाइन दिखा दी मेरे बच्चे, लेकिन रेड स्टोन लगा हुआ था। बोला कि हम चेंज कर देंगे तुम्हारे लिए, इस पे किसका स्टोन लगा देंगे, रूबी का लगा देंगे, रेड का रेड को दे देंगे, रूबी से लेके आ जाएंगे, फिर इसमें लगा देंगे, तुम बस डिजाइन देख लो एक बार। तो उसने डिजाइन देख ली, फिर रेड स्टोन को रूबी के स्टोन से क्या करना है, रिप्लेस करना है, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे, दे देंगे एक्स्ट्रा। सोनल इलेक्टेड अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल्स एंड पेड फॉर देम एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट भी दे दी, बहुत बढ़िया, सब दे दिया। अब ज्वेलरी वाले ने बोला आ जाओ भाई, एक हफ्ते के बाद दे देंगे तुम्हें। व्हेन वो आई तो उसने देखा जो रूबी का स्टोन है वो डिस्टर्ब है, हिल रहा है, उसमें मजा नहीं आया उसमें। तो उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, मेरे पैसे मुझे वापस करो। आपको रीजन के साथ बताना है कि सोनल क्या रिकवर कर सकती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिस पे। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। क्या गुड्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आपको बताना है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है। मेरे को एक बार बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स था उस पर काम करना अभी भी, क्या उन्होंने काम डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किया है? तो वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, समझ में आया? तो ये अभी तक सेल्स नहीं बना, क्या है ये, एग्रीमेंट टू सेल। तो वो क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल, और उससे क्या ले सकते हैं, पैसा। What would be your answer if jeweler say कि he can change the design but तुम्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, मैं दूसरा दे देता हूं, बस तुम्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर वो ऐसा बोलता है लेकिन उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लेने की जरूरत, अगर वो बिना पैसे के करके दे रहा है तो ओके विद दिस, पैसे लेके गलत है, पैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पहले ही पे कर चुकी है। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। सेक्शन नंबर 4 नॉर्मल होगा का बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। चलो जल्दी से 100 kg वीट्स भास्कर से परचेस करी है, भास्कर के वेयर हाउस में रखी हुई है, और वेयर हाउस की चाबी किसके पास है, किशोर, वहां पे किशोर बैठा हुआ है। किशोर को बोल दिया, किशोर तेरे पास ये बंदा आ रहा है, इसको दे देना। किसने बोला, भास्कर ने। फिर उस किशोर ने उस बंदे को फोन किया, भाई तेरा माल मेरे पास है, आ जाना ले लेना जब तेरी इच्छा पड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, वेयर हाउस में गुड्स रखा हुआ था, वहां पे बाढ़ आ गई और सारा वीट क्या हो गया, खराब हो गया। तो बताओ जिम्मेदारी किसकी है, कौन लायबल है? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई गुड्स में, क्या डिलीवरी हो गई, क्या डिलीवरी हो गई, डिलीवरी पूछा है। अभियुक्त ने बोला वॉन्ट टू द प्राइस ऑफ कॉन्टेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय द सेलर। बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है, दो तरह से डिलीवरी करते हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब हैंडओवर कर देना, कंस्ट्रक्टिव मतलब आप उसको किसी भी तरह से उसके एजेंट को या फिर किसी भी तरह से आप उसको क्या दे रहे हो, डिलीवरी, और उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको मिल चुकी है। क्या एक्नॉलेजमेंट मिली किशोर से? किशोर ने बोला कि तुम्हारे बिहाफ पे मैंने इसको रख लिया है, तो मेरे बच्चे गुड्स की डिलीवरी हो गई है, गुड्स की डिलीवरी क्या हो गई है। अब ओनरशिप किसके हाथ में आ चुकी है, बायर के हाथ में।
अब इसके बाद जो भी होता है तो ओनरशिप के साथ क्या ट्रांसफर होती है, रिस्क, तो रिस्क भी किसकी रहेगी मेरे बच्चे, वेरी गुड। तो यहां पे बताओ क्या उसके पास राइट है मेरे बच्चे कि डिलीवरी नहीं हुई, ऐसा बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है मेरे बच्चे, नहीं, डिलीवरी तो हो गई है, उसके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, सेल्स को बढ़ाने के लिए हनुमान ऑटोमोबाइल ने एक मोटर कार मिस्टर ए को बेची ट्रायल बेसिस पे। ट्रायल कितने दिन का था, 3 दिन का, वाह 3 दिन का ट्रायल होता है मेरे बच्चे, 3 दिन का ट्रायल, with the condition that if Mr. A is not satisfied with the performance of the car, तुम रिटर्न कर देना कार। तो कार डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में, लेकिन 3 दिन अभी तक एक्सपायर, मुझे बताओ ओनरशिप कब ट्रांसफर होती, जब वो कंफर्मेशन दे, क्या उसकी कंफर्मेशन आई, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई, क्या डिलीवरी से कुछ मतलब पड़ता है क्या, नहीं। क्या ट्रांसफर होनी चाहिए मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी, क्या ट्रांसफर होनी चाहिए, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, क्या रिस्क पास हुई है, क्या, तो मेरे बच्चे क्या वो लायबल है क्या, तो यहां पे वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अभी भी ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास, किसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आकांश परचेज टेलीविजन फ्रॉम जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंडीशन दैट फर्स्ट 3 days ही विल चेक द क्वालिटी, 3 दिन में उस टीवी की क्या चेक करूंगा, क्वालिटी, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक, नहीं तो उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा मेरे बच्चे, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं इस चीज को क्या कर दूंगा मेरे बच्चे, रिटर्न। ऑन द सेकेंड डे टेलीविजन सेट वॉज स्पॉइल ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, खत्म, जेठालाल बोलता है पैसे दे, क्या वो पैसे देगा, अगेन समझ में आया, यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर, और एक तरह से यहां पे गुड्स बेचा गया है किसके बेसिस पे, सेल्स और रिटर्न के बेसिस पे, और सेल्स और रिटर्न के बेसिस पे क्या होता है, जब तक तुम हाँ ना बोल दो, पेमेंट ना कर दो, या यही चीज किसी को गिरवी पे ना रखवा दो, मोर्गेज पे ना रखवा दो, तब तक यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है क्या, तो यहां पे हम सेक्शन नंबर 24 का भी रेफरेंस दे सकते हैं, समझ में आया, सेक्शन नंबर 24 का रेफरेंस यहां पे हम दे सकते हैं कि यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो यहां पे सारी जिम्मेदारी किसकी है मेरे बच्चे, किसकी है, तो हु विल अल्टीमेट बियर द लॉस, लॉस कौन बियर करेगा, जेठालाल, कौन बियर करेगा मेरे बच्चे, जेठालाल, बहुत पैसा उसके पास। चलो, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल हिज शिफ्ट कार टू द मिस्टर बी, बोथ मिस टू डिस्कस द प्राइस, दोनों ने प्राइस डिस्कस नहीं करी कितने में देना है, ए ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं सेल नहीं करूंगा, लेटर मिस्टर ए रिफ्यूज टू सेल हिज शिफ्ट कार टू द बी ऑन द ग्राउंड दैट एग्रीमेंट वाज वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसमें प्राइस डिसाइड नहीं हुई है। सुनना, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 क्या था, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 क्या था मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, सुनना, प्राइस होनी चाहिए, प्राइस एसेंशियल है, लेकिन पेमेंट करना एसेंशियल, तभी तो अनपेड सेलर की कंसेप्ट है इसके अंदर, पेमेंट किया हो बाद में करे अभी करे डजंट मीन, लेकिन प्राइस तो पे करनी है। बार्टर सिस्टम नॉट अलाउड, बार्टर सिस्टम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, उसके ऊपर सोगा एप्लीकेबल नहीं है, प्राइस तो होनी चाहिए, लेकिन प्राइस कितनी उसके बारे में कोई रूल नहीं है। तो प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस समय हम डिसाइड करेंगे, असर्टेन करनी पड़ेगी प्राइस, अगर प्राइस असर्टेन नहीं है तो उसमें लिखा हुआ होगा किसी दूसरे व्यक्ति से करवाओ, रजिस्टर्ड पर्सन से करवाओ, इंडिपेंडेंट व्यक्ति से करवाओ, वो भी इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो प्राइस पे करनी चाहिए उसकी रीजनेबल प्राइस है। इस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड नहीं होता, अगर उसमें प्राइस लिखी हुई नहीं है इस बिहाफ पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। तो सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि जो रीजनेबल प्राइस होगी
वो रीजनेबल प्राइस आपको पे करनी है। अगर प्राइस डिसाइड नहीं हुई, इस रीजन पे कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड नहीं हो सकता। तो डज मिस्टर बी हैव एनी राइट अगेंस्ट मिस्टर ए? क्या मिस्टर बी के पास मिस्टर ए के अगेंस्ट में कुछ राइट है मेरे बच्चे? बोलो, वापस पढ़ो क्वेश्चन, लो तुम्हें कमी लग रही हो तो। बोलो, अब मुझे बताओ, मिस्टर बी के पास ए के अगेंस्ट में कोई राइट है क्या? मिस्टर बी के पास मिस्टर ए के पास अगेंस्ट में कोई राइट है क्या? मिस्टर ए के पास राइट है, बी के पास नहीं। ए के पास राइट है कि उससे पैसा लेगा रीजनेबल। कितनी प्राइस लेगा? रीजनेबल प्राइस। क्या लेगा मेरे बच्चे? ध्यान रखना, प्राइस डिसाइड नहीं हुई है, इस रीजन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। प्राइस होना चाहिए, लेकिन अनअसर्टेन है तो हम असर्टेन कर लेंगे। असर्टेन नहीं हुई तो रीजनेबल प्राइस पे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन हम प्राइस की बात सेक्शन नंबर 9 लगा रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 9 में तो प्राइस पे करना होगा ना, उसकी तो ड्यूटी है पे करना। हमसे प्राइस पूछा गया है, आप समझो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, प्राइस पूछा गया है आपसे। तो सेक्शन नंबर 9 के बेसिस पे ए के पास राइट है, क्या राइट है कि उससे क्या ले सकता है? प्राइस। और ये भी लिख सकते हो मिस्टर बी के पास राइट है कि पेमेंट करने के बाद उससे क्या ले सकता है? कार। ये भी लिख सकते हो कि मिस्टर बी के पास राइट है कि वो ले लेगा। बोलो, आया? नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच। चलो लिख लेते हैं, जी किसको बेचता है? एच को। ठीक है, सर्टेन प्राइस इशू बाय इनवॉइस, इनवॉइस में यानी कि बिल पे लिखा हुआ होगा, बट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम वॉज नॉट रिसीव, लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला उस दिन। तो मैंने बताया था पेमेंट होना चाहिए, लेकिन मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं। मिलेगा तो कोई बात नहीं, अनपेड सेलर। क्या बन जाएंगे? अनपेड सेलर। द गुड्स वर पेक एंड गोडाउन में रख दिया गया जी के। द गुड्स वर्स इंस्पेक्ट बाय एच का एजेंट। वाओ, एच का एजेंट आता है, उसका एग्जामाइन भी करता है। देखो ये भी चीज हो गई कि एच का बंदा आता है, एग्जामाइन करता है कि हाँ गुड्स बढ़िया है, जैसा बोला गया था वैसा ही गुड्स है। लेटर ऑन द ड्यू ऑन द गुड्स वॉज सेटल इन कैश। कैसे सेटलमेंट होगा? कैश में। जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश मिस्टर जी आस्क्ड मिस्टर एच दैट गुड्स शुड बी टेकन फ्रॉम द गोडाउन। जैसे ही पैसा आया उसको बोल दिया भाई गोडाउन से माल निकाल, मेरे को दूसरा मंगवाना है, मेरे गोडाउन में दूसरा माल आ रहा है, तू फटाफट से ले जा। ठीक है, एक दिन हो गया अभी तक नहीं आया, तो एच ने डिलीवरी नहीं ली और जी ने क्या कर दिया? गोडाउन से बाहर रख दिया उसका सामान, ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में रख दिया, क्योंकि उसका और माल आने वाला था, वो उसने अपने गोडाउन में रख दिया माल। बारिश हुई, बारिश में वो गुड्स क्या हो गया? डैमेज। तो बताओ, डिसाइड हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट डैमेज। इस डैमेज के लिए कौन लायबल होगा? जी की एच? जी की एच? एच लायबल होगा। रीजन, ओनरशिप क्या हो गई, रिस्क भी क्या हो गई, और ओनरशिप के साथ क्या चलती है मेरे बच्चे? रिस्क चलती है, तो वो भी इसके अंदर क्या हो गई है मेरे बच्चे? ट्रांसफर। क्या हो गई है? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यू वर नॉट सेटल इन कैश? अगर मान लो कैश में सेटलमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट करना अभी भी बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट करना बाकी होगा तो भी लायबिलिटी किसकी है? एच की। और जी क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। और पैसे वसूल करने के लिए उसके ऊपर क्या कर लेगा? केस कर लेगा। क्या कर लेगा मेरे बच्चे? सेक्शन कौन सा लगाओगे? सेक्शन कौन सा लगाओगे देख के बताओ। क्या 44 लगेगा कि 55 लगेगा? दोनों 11 की टेबल में ही आते हैं। बोलो, 44 लगाओगे कि 55?
44 लगाओगे कि 50? जल्दी से बोलो 44 सेक्शन किसका है? लाइबिलिटी ऑफ बायर नेग्लेक्टिंग। क्या उसने नेग्लेक्ट किया? उसको बोला भाई ले जा, मेरा दूसरा माल आने वाला है गोडाउन में, लेकिन उसने उसको अनदेखा करा और उसने गोडाउन से माल निकालने लेके जाके नहीं गया, तो उसमें किसकी लाइबिलिटी होगी? क्या लिखा हुआ है उसमें? किसकी लाइबिलिटी होगी? बायर की। किसकी लाइबिलिटी होगी? सेक्शन नंबर 44। 55 क्या बोलता है? अगर वो तुम अनपेड सेलर हो तो तुम उससे पैसा वसूल करने के लिए क्या कर सकते हो? तो विल योर आंसर बी डिफरेंट? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? अगर उसने कैश पेमेंट नहीं किया तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 55। अदरवाइज सेक्शन कौन सा लगेगा? 44। 44 और विल योर आंसर बी डिफरेंस, सेकंड वाले में कौन सा लग जाएगा? 55। चलो नेक्स्ट प्लीज रीड करें। सीमा, सीमा फिर आ गई। सीमा राइस लेने गई। राइस समझते हो? चावल और व्हीट। होलसेल शॉप पे गई और बोला 100 kg दे दो। क्या करोगे? द शॉपकीपर ने बोला प्राइस 125 रुपए पर केजी। ठीक है, वो एग्री हो गई। मिसेस सीमा वो बोलती है कि मुझे सैंपल दिखाओ। क्या दिखाओ? सैंपल दिखाओ बोरी में से निकाल के। तो शॉपकीपर ने उसके सामने निकाल के दिखाया, उसको सैंपल दिखाया, देख भाई, पूरे लोट में से उसको सैंपल दिखाया। बायर ने प्रॉपर्ली एग्जामाइन किया सैंपल को और बिना नोटिस किए, उसने नोटिस नहीं किया कि वहां पे जो राइस की साइज थी कम ज्यादा थी, कोई ज्यादा बड़े राइस थे, कुछ छोटे थे, लेकिन उसने उसको नोटिस, उसको सैंपल दिखाया, बरोबर दिखाया, प्रॉपर देख भाई यही है इसके अंदर, ये देख निकाल के दिखा रहा हूं, देख पूरा प्रॉपर्ली एग्जामाइन कर करा, हाँ ठीक है ओके। फिर जब बैग ओपन हुए, डिश बनाई, वहां पे चावल अवल बनाए गए, फिर उसमें ये देखा गया कुछ छोटे हैं कुछ चावल क्या है। अब वो केस करती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे को है ना लो क्वालिटी के चावल चिपका दिए, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। क्या वो सक्सेस होगी? नहीं, वो सक्सेस, देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आंसर तो तुक्के में भी अच्छे आते हैं, लेकिन बस वो रीजन का रहता है, मेन रीजन का, क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इसमें अपनी जगह रख के देखो तो क्या करोगे वही इसका आंसर होगा कि क्या यहां पे वो सही थी, जबकि उसको दिखाया, तो इसमें सेलर की कोई गलती? सेलर ने पूरा दिखाया, तुम्हें उस समय नोटिस करना चाहिए था, उस समय तुमने नहीं बोला, यानी कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है तो उस समय तुम रोए नहीं, तो अब भी रो नहीं सकते। बोलो आया? लेकिन उसने बोला था पहले ही कि सारे चावल की साइज सेम होनी चाहिए, चावल की साइज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सारे इक्वल साइज के होने चाहिए चावल, ऐसा उसने पहले ही बोल दिया था, उसने ऐसा पहले ही बोल दिया था। अब बताओ कौन लायबल? अब सेलर कौन लायबल होगा? अब मुझे सेक्शन बताओगे? 16 क्या बोलता है? बोल। हाँ क्या? कंडीशन एज टू क्वालिटी। और कोई? और कोई? 16 के अलावा और कोई सेक्शन लग रहा है कि एक ही सेक्शन लगेगा? कंडीशन एज टू क्वालिटी, इसने बोल दिया क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 15 में क्या है? सेल बाय। 15 में एक 16 लगा देंगे, एक 17 लगा देंगे। एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 16 नहीं भी लगाओगे चलेगा, लेकिन लगा दो तो अच्छा ही है। 17 क्या है? सैंपल दिखा के बेचना। कैसे बेचना? सैंपल दिखा के। तो क्या लगा देंगे हम उसमें? 17। क्या लगा देंगे इसके अंदर? डन मेरे बच्चे? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने भी सही सही आंसर दिए सबके लिए बढ़िया। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन, फास्ट। 8th नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। राघव ने ऑक्शन अरेंज करी एंटिक क्लॉक की, दीपा ने बिडिंग करी और हाईएस्ट बिड करी तो जीत भी गई। अनाउंसमेंट किया गया कंप्लीटेशन ऑफ सेल्स,
यहां पे बोल दिया गया दीपा जीत गई। अरे दीपा जीत गई। ऑक्शनीर ने जैसे ही हैमर गिराया, हैमर टूट गया और क्लॉक के ऊपर जाके पड़ गया। दीपा कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहती है, क्या दीपा अवॉइड कर पाएगी? हाँ, क्योंकि ऑक्शन कब कंप्लीट होती है? जब हथौड़ा उसी सिचुएशन पे आ जाए जहां से उठाया था, मतलब नीचे आए। बोलने का तरीका थोड़ा गलत था, मतलब सही नहीं था कि जैसे उठाया था उसी पोजीशन पे आ जाए। बात तो वही है कि हाँ, नीचे वापस गिर जाए, वापस उसी चीज पे टच करे जहां से उसको उठाया था। यहाँ कोई कस्टम, यहाँ पे वहां पे कोई कस्टम फॉलो होता हो, ठीक है, तो भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हैमर आके नीचे नहीं गिरा, वो गिरा कहाँ पे? घड़ी पे जाके गिरा। तो यहाँ पे हैमर जहां गिरना था वहां नहीं गिरा, उस पोजीशन में नहीं आया जिस पोजीशन में आना हैमर को चाहिए था। तो इसलिए वो क्या कर सकती है मेरे बच्चे? अवॉइड कर सकती है क्या? ऑक्शन का सेक्शन बता दो। वेरी गुड, ये याद करना, दुनिया भूल जाओ लेकिन ऑक्शन का सेक्शन मत भूलना। 6-4 6-4 6-4 6-4 कॉन्ट्रैक्ट में भी है, बहुत अच्छा सेक्शन है। 64 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक जनरली पूछ रहा हूं, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 6-4, यहां पे भी 6-4, वहां पे भी 6-4, वो भी शानदार है। शानदार कौन सेक्शन है? बोलो। आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले बताना पड़ेगा आप लोगों को। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, बोलो, और कोई भी बोलो। सेक्शन नंबर 64 पूरा बोलो। रीस्टोरेशन किस चीज का? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रीस्टोरेशन बेनिफिट का करना पड़ेगा, याद है बछड़ा? अरे अब तो बोल दो बछड़ा, गाय के साथ बछड़ा। अगर 65 क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट का 65 वो भी अच्छा है। वॉइड एग्रीमेंट में वापस देना है तो 65, वॉइडेबल में देना है तो 64 आया। 64 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वॉइडेबल में बेनिफिट रीस्टोर करना है तो 64, और अगर वॉइड में करना है तो 65। चलो हम लोग सोगा पे हैं तो सोगा के साथ रहें। 64 क्या है इसमें? ऑक्शन, ऑक्शन सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्री टू बाय न्यू टीवी फ्रॉम शॉपकीपर ₹30,000 पेबल इन पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन एक्सचेंज। पार्टली इन बार्टर, पार्टली इन कैश चलेगा, लेकिन पूरा बार्टर, पार्टली बार्टर पार्टली कैश चलेगा, ठीक है। आपको बताना है एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स है तो उसके आपको बताना है कि कब वैलिड होगा। तो पहले अनअसर्टेन को क्या करेंगे? असर्टेन करेंगे, फिर उसको डिलीवरी स्टेटस में लेके आएंगे, फिर उसका अनकंडीशनली क्या कर देंगे? उसको अप्रोप्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको अप्रोप्रिएट कर देंगे, फिर सामने वाले के पास डिलीवरी करवा देंगे। पेमेंट वेमेंट डिसाइड करके सामने वाले के पास डिलीवरी करवा देंगे। ये तो नॉर्मल है, सबको याद है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था। कंसीक्वेंसेस बताओ अगर स्पेसिफिक गुड्स खत्म हो गया सेल से पहले। किससे पहले? सेल से पहले। पहले यहां तक, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही वो वस्तु क्या हो गई? नष्ट हो गई। सेल से पहले ही सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, बेचोगे क्या? तो क्या वो वैलिड है? क्या वो वैलिड? ये इम्पॉसिबिलिटी में आ गया, क्योंकि बेच ही नहीं सकते, चीज ही नहीं है तो क्या बेचोगे आप लोग। नेक्स्ट, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल समझते हो? उस गुड्स पे कुछ काम करना बाकी है, अभी एग्रीमेंट कर देते हैं, जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या कर देंगे? सेल। अरे क्या कर देंगे? तो एग्रीमेंट होने के बाद लेकिन सेल्स होने से पहले अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अरे तो भी क्या हो जाएगा? अरे बोलो आंसर मेरे बच्चों। तो सुनना, अगर कोई भी चीज बची नहीं है सेल करने से पहले, अगर वो समाप्त हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्या हो जाएगा? इवन
एग्रीमेंट टू सेल के बाद भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल से पहले, तो भी क्या हो जाएगा, लेकिन सेल्स हो चुकी है, सेल्स हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, अब खत्म हो गई। याद करो, गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, बाढ़ आ गई, उसमें सारा अनाज खराब हो गया, अब वो खत्म, अब वॉइड नहीं है। वॉइड कब बोल रहा हूं, बेचने से, तो किसकी रिस्क है, बायर की। किसकी रिस्क है, तो अगर वो खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। अब मैं तुम्हें माल बेचूंगा नहीं, बोलो आया, पढ़ो कॉन्ट्रैक्ट, आंसर पढ़ो। शुक्ला जी सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी लिख सकते, लेकिन गलती से बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत लिख के आ जाना। डन, सेक्शंस भी लिखे हुए हैं 7 और 8। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हुआ हो तो क्या होगा, एग्रीमेंट कर लिया लेकिन सेल्स नहीं हुई, तब होगा तो क्या होगा। एक में सेक्शन नंबर 7, एक में सेक्शन नंबर 8, और दोनों में कॉन्ट्रैक्ट क्या